प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी थर्ड ईयर की हमारी क्लास जो यूट्यूब चैनल के जरिए हम निरंतर कर रहे हैं क्लासेज। पिछली क्लास में हमने ड्राफ्टिंग प्लीडिंग की हमारी जो क्लास थी उसमें संविदा के निर्दिष्ट पालना, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वाद के प्रारूप की चर्चा की थी। आज हम उसी वाद के प्रारूप के रिटन स्टेटमेंट के पर चर्चा करेंगे। हमने पिछली जो क्लास थी उसमें एक मकान के विक्रय को लेकर विनिर्दिष्ट पालना के संदर्भ में वाद का प्रारूप तैयार किया था कि वादी और प्रतिवादी के बीच में एक मकान के विक्रय को लेकर बात हुई थी 3 लाख रुपए में, और जिसपे 20,000 रुपये अग्रिम के तौर पर दिए गए थे और 1 महीने के अंतर्गत वह विक्रय विलेख तैयार करने की बात हुई। और तत्पश्चात प्रतिवादी ने उस विक्रय विलेख को करने से इनकार किया, जिस पर वादी ने कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने के लिए वाद पत्र प्रस्तुत किया कि वह उसी मकान की रजिस्ट्री प्रतिवादी वादी के पक्ष में करवाए। उसके तथ्यों की हमने चर्चा की थी। उसी संदर्भ में आज हम प्रतिवादी के द्वारा वादी द्वारा दायर उस वाद पत्र के जवाब में उसके द्वारा दिए जा रहे लिखित कथन की चर्चा कर रहे हैं। वापस वही कोर्ट, जिला न्यायालय, न्यायाधीश उदयपुर, वाद संख्या, सन, वादी और प्रतिवादी का विवरण आएगा। जो विवरण हमने अपने वाद में लिया था वही विवरण यहाँ पर वापस क पुत्र ख आयु आयु हो गई निवासी वादी, ग पुत्र घ आयु वर्ष निवासी प्रतिवादी। जैसा कि हम हर क्लास में बात कर रहे हैं कि जब लिखित कथन दिया जाता है तो वादी के द्वारा जितने भी पैराग्राफ्स में अपनी बात कही गई है उसमें से हर एक पैरे को पर्टिकुलरली आपको स्वीकार या अस्वीकार करना होगा कि क्या वह तथ्य आपको स्वीकार है या नहीं है। आप उसमें गोल मोल बात का जवाब नहीं दे सकते। तो वादी के वाद पत्र के उत्तर में प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन निम्नलिखित है। सबसे पहले यह कि प्रतिवादी को वाद पत्र के पैरा 1 स्वीकार है। अब हमें क्या देखना होगा, आप जब भी लिखित कथन तैयार कर रहे हैं आपके सामने क्या होना चाहिए, आपको प्लेंट होना चाहिए। तो पहला पैराग्राफ क्या था, हमने लिखा था कि साहब उनके बीच में 5/9/2020 को एक करार हुआ जिसमें मकान संख्या 125 के विक्रय की बात हुई थी। वो कह रहा है साहब ये बात मेरे को स्वीकार है। पैरा नंबर 2 वो भी स्वीकार कर दिया जा रहा है कि साहब हाँ 20,000 रुपये उसने अग्रिम के रूप में दिए और बाकी के पैसे रजिस्ट्री के समय लेन देन की बात हमारे आई। पॉइंट नंबर 3 यह है कि प्रतिवादी वाद पत्र के पैरा नंबर 3 को स्वीकार करने से इनकार कर रहा है। अब यहाँ से बात शुरू हो रही है। जहाँ पर वादी अपने कॉज ऑफ एक्शन की बात ला रहा है वहीं से प्रतिवादी इनकार कर रहा है। और पैरा नंबर 3 हमारा क्या था कि वाद पत्र का कि वादी ने दिनांक 3/11 को प्रतिवादी को बकाया राशि निवेदित करते हुए मकान विक्रय करने के लिए निवेदन किया, परंतु प्रतिवादी ने विक्रय से इनकार कर दिया। इसको प्रतिवादी क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है कि साहब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बिंदु संख्या 4 कि प्रतिवादी वाद पत्र के पैरा 4 में अभिकथित प्रत्येक तथ्य से इनकार करता है। वो क्या कह रहा है कि साहब कॉज ऑफ एक्शन की बात कि वह अपने संविदा के भाग का पालन कर चुका है और प्रतिवादी जो है अपने संविदा के भाग का पालन नहीं कर रहा है, इससे वह क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है। और 5 नंबर बिंदु में वह इसे स्पष्ट करते हुए कहता है कि प्रतिवादी को वाद के पत्र का पैरा 5 स्वीकार नहीं है। वादी के पक्ष में कोई कॉज ऑफ एक्शन पैदा नहीं हुआ। वादी का ये कहना एकदम गलत है कि उसने दिनांक 3/11/2020 को बकाया विक्रय राशि का निविदा किया था। यानी कि वादी का वाद पत्र में क्या कथन था कि उसने 3/11/2020 को बकाया राशि टेंडर की कि साहब मैं बकाया राशि देने को तैयार हूं, आप रजिस्ट्री करवाइए। लेकिन प्रतिवादी क्या कह रहा है कि ऐसा नहीं हुआ। वस्तु स्थिति यह है कि वादी ने न तो दिनांक 3/11 को और न ही उसके पश्चात बकाया राशि का निविदा किया। वादी ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। प्रतिवादी ने स्वयं
5 तारीख निकलने के बाद 6 तारीख को और उसके पश्चात भी कई बार बकाया राशि का भुगतान कर विक्रय विलेख निष्पादित करने का अनुग्रह किया कि साहब आइए और मकान की रजिस्ट्री करवा लीजिए, किंतु वादी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार वादी ने स्वयं ने संविदा के अपने भाग का पालन नहीं किया है, इसलिए संविदा का विखंडन हो चुका है। यानी कि जो हमारे बीच में दोनों पक्षकारों की बात हुई थी कि 1 महीने के भीतर होएगा, प्रतिवादी का ये कहना है कि उसने टेंडर किया और लिखित कथन में प्रतिवादी का ये कहना है कि उसने इस प्रकार का कोई निविदा नहीं की, अपितु प्रतिवादी वादी को 6 तारीख और उसके पश्चात कई अवसरों पर यह कहता रहा कि आप विक्रय विलेख का निष्पादन करवा लीजिए, लेकिन वादी ने इस पर और कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए संविदा का विखंडन हो चुका है। अब ये तथ्यात्मक बिंदु जो हमने वाद पत्र में लिए थे, प्रतिवादी ने तथ्यात्मक रूप से ही उनका उत्तर दिया। अब आगे के जो पैराग्राफ थे कि वाद का पैरा 6 विधिक होने पे उसके उत्तर की आवश्यकता नहीं है, 7 भी विधिक पैरा होने के उत्तर की आवश्यकता नहीं है और 8 विधिक होने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि कानूनी जो प्रश्न है उस पर उसकी जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद सव्यय खारिज किया जाए। यानी कि उसने अपने लिखित कथन में वाद के खारिज करने की मांग की। फिर वही स्थान, दिनांक, हस्ताक्षर प्रतिवादी कर दिया जाएगा और नीचे वापस सत्यापन हो जाएगा कि मैं ग पुत्र घ आयु निवासी प्रतिवादी द्वारा एतद द्वारा सत्यापित करता हूं कि प्रस्तुत लिखित कथन के पैरा नंबर 1 से 5 की अंतर वस्तुएं मेरे स्वयं के ज्ञान में सत्य एवं सही है और पैरा 6 से 8 तक की जो अंतर वस्तु सत्य होने पर मैं अपने विधि परामर्शदाता की राय पर विश्वास करता हूं। मैं इस सत्यापन पर आज जिस दिन भी जवाब दिया जा रहा है उसकी तारीख माह को हस्ताक्षर करता हूं। वापस प्रतिवादी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, जरिए एडवोकेट वह अपने इस लिखित कथन को कोर्ट में दाखिल कर देगा। तो हमने अपनी इन 2 क्लासों में एक मकान के विक्रय को लेकर संविदा की विनिर्दिष्ट पालना हेतु वाद के प्रारूप और लिखित कथन दोनों की चर्चा की। मैं आपसे हमेशा ये कहता हूं कि जब कभी भी हम लिखित कथन की बात करें तो हमारे समक्ष वाद पत्र सामने होना चाहिए, जिससे कि हम उसके एक एक बिंदु का बिंदुवार हाँ या ना में उत्तर दे सकें। इस प्रकार हमने इस एक और प्रारूप की चर्चा पूरी की। धन्यवाद।